हेलो, वेलकम टू ओटीबी ज्ञान। चैप्टर 4 का मजेदार सेशन चल रहा है। एंशियंट लिटरेचर के आसपास हम कहीं घूम रहे हैं। धीरे धीरे हम मेडिवल की ओर आगे बढ़ेंगे। पहले 2 एपिसोड में हमने क्या देखा था? पहले एपिसोड में हमने लैंग्वेज, लिटरेचर और डायलेक्ट कैसे बनता है वो हमने देखा था। उसके बाद वाले एपिसोड में हमने क्या देखा था? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों के बारे में हमने पढ़ा था। और आज का एपिसोड नंबर 3, उपनिषद और आरण्यक। धीरे धीरे देखिए टाइमलाइन में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि टाइमलाइन में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं और कैसे आगे अपनी एपिसोड बढ़ते जा रहे हैं और कैसे हम टाइमलाइन में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए चैप्टर 4 में रिवीजन इज वेरी वेरी एसेंशियल। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे ना चीजों को, तब तक आप भूलते जाएंगे। इसलिए चीजों को रिवाइज करते रहिए। अभी एग्जाम्स करीब है। एग्जाम्स में ये सारे चैप्टर में से बहुत कुछ पूछा जाता है, तो इन चैप्टर को बार बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे भूल जाएंगे। और जब तक एग्जाम आ रही है उसको बार बार हर चीज को रिवाइज करते रहिए। देखिए चीजों को मगअप नहीं करना है, याद नहीं रखना है, उसको समझना है टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे भी हम टाइमलाइन समझेंगे और टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। उपनिषद और आरण्यक, ये क्या होता है? व्हाट इज उपनिषद और व्हाट इज आरण्यक? यहाँ पे जैसे दिख ही रहा है। देखिए इन हमारे वेदों ने, उपनिषद ने हमारे कल्चर को बनाने में बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने हमारे जीवन को सुदृढ़ किया है, सफल बनाया है। आज हम जो भी है आज इनकी वजह से हैं। इन ऋषि मुनियों ने जो भी हमारी संस्कृति बनाई है, या जो भी हमारी संस्कृति है, वो इन लोगों की वजह से है, जिन्होंने बहुत योगदान किया है हमारी संस्कृति को बनाने के लिए। आरण्यक क्या होता है? आरण्यक, आरण्यक यूज टू स्पेंड, आर्यंस सॉरी, आरण्यक जो है वो आर्यंस में से ये वर्ड डिराइव होता है। तो आर्यंस यूज टू स्पेंड देयर लास्ट फेज ऑफ लाइफ इन आरण्यक। लेकिन आरण्यक होता क्या है? आरण्यक वो जगह होती है जहां पे आर्यंस अपनी लास्ट फेज वहां पे उन्होंने स्पेंड किया था। कुछ ऐसा मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग नहीं था, हाई राइज बिल्डिंग जहां पे लिफ्ट हो, नहीं। नॉर्मल सा फॉरेस्ट था और फॉरेस्ट पे रहते थे, और फॉरेस्ट को आरण्यक कहते थे। जंगलों में रहते थे और वो कुछ लिटरेचर बनाते थे, उस लिटरेचर को कहते थे आरण्यक। मेकिंग देयर आश्रम्स इन आरण्यक और फॉरेस्ट, they composed literature based on philosophy which was the result of their deep thinking। आज हमारे जीवन में आरण्यक, उपनिषद, वेद, एंशियंट लिटरेचर हमारी लाइफ को फ्रूटफुल बनाने में इनका बहुत ज्यादा अति महत्वपूर्ण एक हिस्सा रहा है। व्हाट इज उपनिषद? देखिए उपनिषद मैं बता देता हूं उपनिषद क्या होता है। उपनिषद इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, उप प्लस निषद। उप यानी सिटिंग बिसाइड, निषद यानी गुरु के पास, यानी सिटिंग नियर यानी गुरु के पास बैठना, गुरु की चरणों में बैठना, यानी उपनिषद। इफ यू लाइक देन हिट द बेल आइकन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। The Upanishadic literature gives a vivid description and analysis of the beginning of the universe। हमारी ब्रह्मांड कहाँ से बना, हमारा जो ब्रह्मांड है वो कहाँ से बना, कैसे बना, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, वही उपनिषद में लिखा गया है। द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ, ऐसा 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उपनिषदिक लिटरेचर कौन सी चीजों को डिराइव करता है। और ऐसा भी पूछ सकते हैं, मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ has been derived in which ancient literature। तो उपनिषद देखिए 1 मार्क के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मटीरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, देखिए हम जो रहते हैं ना, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं। अगर ये चीज मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मेरे घर में एसी है तो मैं खुश रहूंगा, अगर मेरे घर में मोबाइल है तो मैं खुश रहूंगा। तो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड कहते हैं। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड कुछ अलग है, आध्यात्मिक की अपनी दुनिया होती है। और मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ, दुनिया में 2-3 चीजें होती है ना, वो किसी के हाथ में नहीं होती है। एक डेथ, एक बर्थ और एक मैरिज। आपको हंसी आ रही होगी, मैरिज कैसे? मैरिज किसके साथ शादी होगी, कैसे शादी होगी? अच्छा, जिसके साथ शादी होगी वो कैरेक्टर सही होगा नहीं होगा नहीं पता है, वो तो शादी होने के बाद ही पता चलता है कि लड्डू कड़वा है या मीठा। एनीवे, बृहदारण्य
और चांदोग्य आर द अर्लीस्ट उपनिषदिक इन द डायलॉग फॉर्म। पूछ सकते हैं कि विच आर द उपनिषद्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। तो एक मार्क में है बृहदारण्य और चांदोग्य। दे आर 108 उपनिषद्स मेंशन इन मुक्तिको उपनिषद। मुक्तिको उपनिषद करके एक है, उसमें कहा गया है कि ऐसे 108 और उपनिषद। 108 का अपना बहुत महत्व है, 108 का अपना बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए ये 108 नंबर याद रखना है। लेकिन 108 का भी अपना महत्व है और नंबर 84 का भी अपना महत्व है, 64 का भी अपना महत्व है, 64 का भी अपना महत्व है। मैं बताऊंगा 64 कहां पे आएगा। चैप्टर 2 में आएगा 64, चैप्टर 6 में आएगा 64, चैप्टर 4 तक्षशिला यूनिवर्सिटी में आएगा 64। देखिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जब बैठे थे तब वो उनके चारों ओर 64 योगिनी बैठी थी और वो 64 योगिनी उनसे ज्ञान ले रही थी, नॉलेज ले रहे थे। तो नॉलेज ले रहे थे तो वो 64 योगिनी जब पृथ्वी पे आई तब उन्होंने एक एक नॉलेज या एक एक ज्ञान सीख करके एक एक सब्जेक्ट बनाया, एक एक आर्ट बनाया। तो हमारे ऐसे में हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि कुछ 64 आर्ट्स के बारे में मेंशन किया गया है हमारे पुराने शास्त्रों में, और उन एक आर्ट पे एक सब्जेक्ट बनता है और हर सब्जेक्ट पे डीप पढ़ाई होती है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी होती थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, तक्षशिला इज द वर्ल्ड्स एंशियंट यूनिवर्सिटी, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला। वहां पे इन सारे 64 सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था। आगे हम आएगा तो देखेंगे, मैं तब आपको बताऊंगा कि देखिए हमने बात की थी चैप्टर 4 में, भूलना नहीं है। चैप्टर 2 आएगा तब भी बताऊंगा, चैप्टर 6 आएगा तब भी बताऊंगा। गोइंग अहेड, उपनिषद के बाद आगे का जो हमारा हिस्सा है उसे कहते हैं रामायण और महाभारत। एंशियंट लिटरेचर का हिस्सा है रामायण और महाभारत। अगर आप रामायण और महाभारत के बारे में नहीं जानते हैं तो आप कुछ नहीं जानते हैं। रामायण और महाभारत के बारे में नहीं जानते हैं तो कुछ नहीं जानते, सच में बता रहा हूं। इसीलिए रामायण और महाभारत के बारे में समझना है हमें। द रामायण एंड महाभारत आर द टू ग्रेटेस्ट इंडियन एपिक्स। महान ग्रंथों में से एक दो ये ग्रंथ है हमारे, रामायण और महाभारत। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दिस एपिक्स कैन बी ट्रेस्ड बैक इनटू द 2nd century। देखिए टाइमलाइन समझना है, you need to understand the timeline. If you don't understand the timeline, you won't be able to get the idea. If you want to get the idea, you need to understand the timeline. The Ramayana, which is a story of रामचंद्र, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, भव्य राम मंदिर। हमारे राम जी आ गए अयोध्या में वापस। The king of Ayodhya is in UP, you know that. The Ramayana is the smaller epic than the Mahabharat. महाभारत बहुत बड़ा है, रामायण उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। रामायण छोटा है और महाभारत बड़ा है। It narrates many attractive stories of adventure. ऐतिहासिक बातें बताते हैं। एडवेंचर, यू नो दी एडवेंचर, व्हाट डू यू मीन बाय एडवेंचर? एडवेंचर मतलब साहसिक, जो जिसके अंदर कुछ नया करने का साहस हो उसको कहते हैं एडवेंचरस। सो एडवेंचर है, कुछ स्टोरीज हमारे अंदर एक्साइटमेंट जगाती है। ऐसी स्टोरीज का जिक्र इस रामायण और महाभारत में हुआ है। मोस्ट रिस्पेक्टेड ग्रंथ, मोस्ट रिस्पेक्टेड एपिक्स ऑफ द वर्ल्ड दे आर। महाभारत इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक। पूछ सकते हैं एक मार्क में, विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक? महाभारत हैज 1 लाख वर्सेस। इन 1 लाख वर्सेस में से एक छोटा वर्जन निकला जिनमें 700 श्लोक हैं, जिसको कहते हैं भगवत गीता। आगे भी आएगा बताऊंगा। दिस डिस्क्राइब्स द वॉर बिटवीन कौरव और पांडव। पता है कौरव और पांडव की स्टोरी हमें पता है। पांडव 5 थे, कौरव 100 थे, और धर्म के ऊपर अधर्म का विजय ना हो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया था, ताकि धर्म के एस्टैब्लिशमेंट के लिए, सत्य के एस्टैब्लिशमेंट के लिए, फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रुथ ही सपोर्टेड पांडव। इसलिए ये भगवत गीता और महाभारत की स्टोरी को ऐसे कहते हैं, धर्म की अधर्म पे विजय की बात इसमें कही जाती है।
Besides, it also consists of numerous stories. अलग अलग बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारे इसके बारे में हमें स्टोरीज पढ़ी है, समझी है, जानी है, किताबों में भी पढ़ते हैं, स्कूल में भी पढ़ते आए हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे. भगवत गीता, अ पार्ट ऑफ महाभारत, जैसे मैं बात कर रहा था अभी, expounds deep philosophical principles. It conveys the message of achieving मोक्ष और salvation through ज्ञान, कर्म और भक्ति. ज्ञान, नॉलेज, भक्ति, डिवोशन, कर्म, डीड, हमारे जो कर्म कहते हैं 3 योग है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग. इन तीनों से आप मोक्ष को पा सकते हैं. मेरा तो यह मानना है कि जहां पे हम हैं वहां पे ही मोक्ष को पा सकते हैं, सिर्फ अपने कर्मों को सही से करना है. जो भी हम कर्म अलॉट किए गए हैं उन कर्म को अगर हम अच्छे से करेंगे, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपका काम सिर्फ पढ़ना है, अपने कर्म को अच्छे से करें. आपके मम्मी है, उनका काम घर करना, घर का संभाल रखना, घर की देखभाल करनी, तो उनको अपना काम अच्छे से करें. पापा का काम है पैसे कमाना, तो वो काम अपना करेंगे. सब अपने, अगर इस दुनिया में हर कोई अपना काम फ्रूटफुली करे, अच्छे से करे, तो कहीं दुख ही नहीं है. जीते जी मोक्ष यहाँ पे है. हम अपने कर्मों को अच्छे से नहीं करते, दुखी हो जाते हैं ना. दुख का कारण कहीं ना कहीं हमारे कर्मों को सही से ना करना, चाहे आप हो या मैं हूं. अगर हम दोनों अपने अपने कार्यों को अच्छे से नहीं करेंगे तो हम दुखी होने वाले हैं. आगे बढ़ते हैं. बोथ द एपिक्स ऑफ both the epics, the Ramayana and the Mahabharata, have been, यहाँ पे बिन है, BEN है, उसकी जगह BEEN, have been influencing millions of Indian and the literature for a long time. बहुत लंबे सालों तक, 5000 सालों से ऐसा समझ सकते हैं कि चल रहा है, मतलब 5000 साल पहले की बात है और आगे भी होता ही रहेगा. इन रामायण और महाभारत को सालों तक याद रखा जाएगा, सालों तक इनकी स्टोरीज बच्चों को सुनाई जाएगी. आज से 2000 साल बाद भी इनकी स्टोरीज हमेशा याद रहेगी. इनकी जो बातें हैं वो एक इमॉर्टल सी होगी, अब उनको कोई हटा नहीं सकता है हिस्ट्री के पन्नों में से. they have implanted motivational seeds and sanskars in the brain of Indians. संस्कार की बातें इसमें होती हैं. नेक्स्ट, टाइम फॉर ओटीबी ज्ञान. देखिए खुद क्या है आपके सामने, टाइम फॉर ओटीबी ज्ञान. कुछ क्वेश्चन पूछता हूं आपके सामने, क्या है देखते हैं. Which 3 philosophical principle are there to achieve मोक्ष और salvation? एक क्वेश्चन है, अभी मैंने समझाया. Which 3 philosophical principle are used to achieve मोक्ष और salvation? मोक्ष को कैसे प्राप्त करें? आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करिए. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. भक्ति, कर्म और ज्ञान. कैसे याद रखें इन तीनों को? टाइम फॉर ओटीबी ज्ञान, यहां पे आपको हमेशा कुछ नया मिलेगा. है श्रीमान आ गए हैं, देवी और सज्जनों. ये क्यों आए हैं? देखिए मैं बताता हूं ये क्यों है. अमित जी, अमिताभ बच्चन, अमित जी लव्स बिकाजी. अमित जी लव्स बिकाजी, ऐसा याद रख सकते हैं आप. इजी हो गया आपके लिए. कुछ नया जानने को मिला. अगर नया जानने को मिला हो तो आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए. अमित जी लव्स बिकाजी. देखिए, वी लव यू टू अमित जी. स्मृति ग्रंथ. स्मृति ग्रंथ बताता हूं क्या होता है. ग्रंथ हमें पता है, स्मृति ऐसा कहा जाता है. पहले नोटबुक्स नहीं हुआ करती थी. हम जैसे क्लास में पढ़ते तो नोटबुक्स होती है, कुछ सर बोलते हैं, मैडम बोलते हैं, तो हम उसको नोट कर लेते हैं अपनी डायरी में. पहले जब नहीं हुआ करता था तब मैन्युअली सब दिमाग में याद रखते थे, सब दिमाग में याद रखते थे. और कई बार ऐसा होता था कि अपने आगे आने वाली जनरेशन को जो दिमाग में याद रखी गई चीजें उसको कैसे समझाएं. तो स्मृति ग्रंथ ऐसा ग्रंथ जो मेमोरी ग्रंथ कहते हैं, जो हमारी मेमोरी में स्टोर हुआ पड़ा है, उसको शब्दों का एक वर्जन दिया है. दैट्स इट. बस उसको कहते हैं स्मृति ग्रंथ.
Many scriptures and Smriti Granths were composed. These scriptures deals with the science and philosophy. विज्ञान और आध्यात्म की बातें इसमें कहीं ना कहीं की गई है. सबसे पहली बुक कौटिल्यस अर्थशास्त्र, सॉरी कौटिल्यस अर्थशास्त्र. कौटिल्य का दूसरा नाम है चाणक्य. इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं आपको. एक जब कौटिल्य जी बीच में से रास्ते में से निकल रहे थे, तब एक 12 साल का बच्चा, 12 से 15 साल का करीबन एक बच्चा, वो कुछ कमांड दे रहा था और छोटे छोटे बच्चे उसको सुन रहे थे. और वो कमांड दे रहा था, वैसे बच्चे वो फॉलो कर रहे थे वो कमांड को. और उसको देख के ही चाणक्य को एक विचार आया. उस वक्त के राजा थे नंद डायनेस्टी के धननंद. नंद डायनेस्टी उस वक्त हुआ करती थी, वो उसके राजा थे धननंद. और धननंद हुआ करते थे, बहुत ही ब्रूटल हुआ करते थे, और उनका रिप्लेसमेंट चाहिए था चाणक्य को. तो चाणक्य ने उस बच्चे में वो कैपेबिलिटी देखी, और वो कैपेबिलिटी देखने के बाद उसको विद्या, नॉलेज और पढ़ाई, इन तीनों का एक अमालगमेशन करके उनको पढ़ाया, उनको अपना शिष्य बनाया. और वही बात उसमें अर्थशास्त्र में की गई है. अर्थशास्त्र सिर्फ उसकी बात नहीं है, लेकिन वो 12 साल 15 साल का जो बच्चा था, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य. तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में उसकी बात की है, और साथ ही साथ उसको अर्थशास्त्र, कौटिल्य को ऐसे कहते हैं कि कौटिल्य और चाणक्य ऐसे कहते हैं कि मैनेजमेंट के नंबर 1 मास्टरमाइंड थे. मैनेज कर लेते थे सारी चीजों को, कैसे मैनेज करना, अपनी देश की इकोनॉमी को कैसे चलाना, उसके बारे में वो मास्टरी उनको हुआ करती थी. इट इज अ बुक ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज द बुक्स ऑफ वेरियस टॉपिक्स सच एज आर्ट्स, मैथमेटिक्स एंड अदर साइंसेस. गोइंग अहेड, जेम्स मिल इंट्रोडक्टरी चैप्टर में आया था हमारा. जेम्स मिल. जेम्स मिल क्या थे, कौन थे? टाइम फॉर ओटीबी ज्ञान. दिस इज जेम्स मिल, अ स्कॉटिश हिस्टोरियन. हालांकि एरो दिया हुआ है, स्कॉटिश हिस्टोरियन. जेम्स मिल ने एक बुक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. 1817 में उन्होंने ये बुक लिखी थी. 1773 से 1836 तक ये इस दुनिया में रहे थे. उनका मानना यह था, ये स्कॉटिश थे, और उनका मानना यह था कि इंडियन हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. द टाइम फॉर मुस्लिम रूलर्स, द टाइम फॉर हिंदू रूलर्स एंड द टाइम फॉर ब्रिटिशर्स. इनका यह मानना था. कुछ बाद में मॉडर्न हिस्टोरियंस आए, उनका इनकी ये बातों से डिसएग्री करते थे. क्यों डिसएग्री करते थे? क्योंकि ऐसा नहीं था कि जब सारे मुस्लिम रूलर थे तब सब मुस्लिम ही थे. हिंदू रूलर्स के वक्त पे सारे रूलर्स हिंदू नहीं थे, और जब ब्रिटिशर आए थे तब भी सारे लोग, सब पूरे इंडिया पे ब्रिटिशर नहीं थे. कुछ ऐसे भी थे जहां पे इंडियन रूलर्स थे, हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे. तो कुछ हिस्टोरियंस ने इनसे डिसएग्री किया, लेकिन इन्होंने बुक लिखी. ये बुक कहीं भी अपनी टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन इसको समझना जरूरी है. इसकी स्टोरी पे आगे बात बढ़ाता हूं मैं, ये स्टोरी यहाँ पे नहीं थमती है. कुछ हिस्टोरियंस आए तो उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, दिस इज रॉन्ग. हमें हिस्ट्री को इससे 3 अलग अलग हिस्सों में सही से डिवाइड नहीं किया है. उनका कहना यह था कि इससे अच्छा तो ऐसे डिवाइड कर दो, तो एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न. ये कहीं भी अप्लाई हो सकता है. हाँ, लेकिन ये हो सकता है, देखिए, जब हम मेडिवल टाइम में थे ना, तब यूरोप में और अमेरिकन कंट्रीज में ऑलरेडी मॉडर्न टाइम शुरू हो चुका था. तो ये हो सकता है कि हमारा मेडिवल में उनका मॉडर्न शुरू हो चुका होगा टाइम. तो कुछ हिस्टोरियंस ने ऐसे बताया कि ऐसे हिस्ट्री को डिवाइड करना चाहिए, और हिस्ट्री ऐसे समझ सकते हैं हम आसान तरीके से. तो ये सही है? हाँ सही है, बताता हूं. दूसरा, इन लोगों ने, जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने मिस्टेक क्या निकाली. देखिए, ये तो 1836 में चले गए, हमारा देश तो आजाद हुआ 1947 में. तो 1836 के बाद का कौन लिखेगा? उसके बाद की जो इवेंट्स है वो 1947 के बाद हम डेमोक्रेटिक कंट्री बन गए हैं अब, तो उसके बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं है इसमें.
तो कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि ये जो जेम्स मिल ने जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में जो ये हिस्ट्री का डिवीजन किया है वो गलत है। उसके दो रीजन मैंने जैसे आपके बताए कि सारे मुस्लिम रूलर्स मुस्लिम नहीं थे, सारे हिंदू रूलर्स के वक्त पे सारे रूलर्स हिंदू नहीं थे। और जब ब्रिटिश इंडिया था तब ऐसा नहीं था कि पूरे इंडिया में ब्रिटिश था, ब्रिटिश राज नहीं था, तो डिसएग्री करते थे। दूसरी चीज वो 1836 में चले गए, इंडिया 1947 में आजाद हुआ, ब्रिटिशर तो चले गए थे, तो ब्रिटिश तो अभी चले गए हैं, ब्रिटिश हम अभी हमारे इंडिया में ब्रिटिशर कहाँ है, सेल्फ रूल है, इसलिए वो इस चीज से अग्री नहीं करते हैं। तो इन चीजों को आगे समझाता हूं, टाइमलाइन समझने में आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, देखिए एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, जिसमें से मॉडर्न हम नहीं पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं क्या, मेडिवल और एंशियंट। 750 टू 1750 एडी के बीच का जो समय है उसको कहते हैं मेडिवल, उससे पहले का जो होगा वो एंशियंट, 1750 एडी के बाद का होगा वो मॉडर्न। तो अभी एंशियंट लिटरेचर में समझ रहे हैं, आप देख रहे हो ना, ऋग्वेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, महाभारत पढ़ा, रामायण पढ़ा, ये सब एंशियंट है। और एंशियंट लिटरेचर को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। एंशियंट लिटरेचर महाभारत रामायण से एंशियंट लिटरेचर आपका शुरू होता है, ये चीज याद रखनी है आपको। एंशियंट लिटरेचर पे आगे और डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यहां से शुरू करेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।